हेलो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? तैयार हैं सब लोग? और अगर तैयार हैं तो फिर हमारा ये वर्क यहाँ भी तैयार है। वर्क भी तैयार है, आप भी तैयार हैं। क्या है आज का वर्क? आज हमने कुछ मूड बनाया कुछ न्यूमेरिकल्स को वर्कआउट करने का। वो न्यूमेरिकल्स उन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड हैं जिन टॉपिक्स को हमने इससे पहले एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व किया जाए इसको देखिए और अपने अंदर भी ये आइडिया डेवलप कीजिए कि क्यों नहीं आप इस तरह से कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल्स है, यू ऑल्सो राइट इट, लिख लेना है सबको। ठीक है, ए पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 माइक्रोकूलम इज डायरेक्टली above as shown in the figure below। यहाँ पर ये फिगर है यहाँ पर। ठीक है, the center of a square at a distance of 5 centimeter from it। एक स्क्वायर है, उसके सेंटर से ठीक 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा, ये दिखलाया नहीं है लेकिन हम जब सोल्व करेंगे तो उसे दिखलाएंगे। ठीक है, फ्रॉम इट, ठीक है, यहाँ पर ये चार्ज रखा गया है 10 माइक्रोकूलम का। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, ये साइड ऑफ स्क्वायर है, ये जिसको हमने लिखा है इसका लेंथ होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्क्वायर से होकर कितना पास करेगा हमें ये फाइंड आउट करना है। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नंबर 2, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन बाय या इक्वल टू 3 × 10⁻³ I कैरेट न्यूटन पर कूलम। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यूनिफॉर्म मानने चलेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इससे दिया जा रहा है। इसका न्यूमेरिकल पोर्शन ये है, वैल्यू ये है, और ये आई कैरेट जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग का डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड? इस फील्ड का फ्लक्स क्या होगा? थ्रो ए स्क्वायर ऑफ ए साइड 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, थ्रो ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर कॉमा दे दीजिए 10 सेंटीमीटर, प्लेस्ड पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। कैसे रखा गया है? प्लेस्ड पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। ओके, अब आइए वाईजेड प्लेन के पैरेलल रखा गया है। अब आइए, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर प्लेन इफ इट इज प्लेस्ड सच दैट द नॉर्मल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। क्या फ्लक्स होगा उस स्क्वायर से हो पास करने वाला? अगर उस स्क्वायर को इस तरह से रखा गया हो कि उस स्क्वायर पर नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता हो, तो नाउ बोथ द क्वेश्चंस आर बिफोर यू, यू हैव आल्सो रिटन इट, है ना, लिख भी लिया है आपने, और दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसको आपने लिख भी लिया है। तो अब काम क्या है हमारा कि अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, हम इस पर गौर करें, इस पर कंसीडर करें। तो हमारे लिए सबसे पहले आसान होगा सोल्व करना न्यूमेरिकल नंबर 2 को, क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर यहाँ है ना, और ये इतना स्पेस हमारे पास है जिसमें हम चाहते हैं कि पहले इसको सोल्व कर दिया जाए और ये दोनों सोल्व करने के बाद ये पोर्शन हट जाएगा तो फुल स्पेस मिल जाएगा हमें इसके लिए। ठीक है, तो चलिए पहले न्यूमेरिकल नंबर 2 को सोल्व करते हैं। 2 सॉल्यूशन 2, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सो मच। ठीक है, अब इसको एक कंसीडर करना है, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड along the I कैरेट डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के along में है। ठीक है, चलिए अब इसको लिए एक एग्जांपल लेते हैं, और इसके लिए हमारे पास वो कॉपी जो आपके पास है ना वो दिख रही है। ठीक है, ये कॉपी हमने लिया है। ओके, अब देखिए, अगर ये प्लेन लिया जाए इस तरह से,
ये प्लेन अगर इस तरह से लिया जाए तो इसका ये एज आ रहा है आपकी तरफ जाने वाला, ये एज आ रहा है ऊपर में बोर्ड के पैरेलल जाने वाला, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में जाने वाला, ठीक है। तो इसमें 3 डायरेक्शन हो गए। तो इस डायरेक्शन को जो बोर्ड के एज के राइट साइड जा रहा है उसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और बोर्ड के ऊपर जो जा रहा है परपेंडिकुलरली उसको हम जेड एक्सिस मानेंगे, और ये जो आपकी तरफ आने के लिए मैं कह रहा हूँ उसको हम मानते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये इस तरह से फील्ड हो गया। तो इस प्लेन का यही स्क्वायर प्लेन हो गया, इस प्लेन का एरिया से होकर के ऐसे फील्ड पास करेगा, ये इधर 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 इधर, है ना, फील्ड पास करेगा, ठीक है। तो अब आइए कि उस फील्ड प्लेन को हम इस तरह से बना लें। ये यहाँ ये चलिए ये तो ये हो गया फील्ड पास करने वाला, ठीक है। ये एरिया ये इस तरह से पास करने वाला एरिया, ठीक है। अब हमारे पास इस एरिया का नॉर्मल डायरेक्शन किधर होगा, एरिया तो ये है, इसका नॉर्मल डायरेक्शन ये है ना, ये ले लीजिए। अब नॉर्मल डायरेक्शन वो है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही है, तो मतलब इसके साथ ये जो वैल्यू होगा ये आई कैरेट ई वेक्टर जो होगा उसके साथ हम डायरेक्शन आई कैरेट लेकर के दिखलाएंगे, और ए वेक्टर जो दिखलाएंगे हम उसके साथ भी आई कैरेट वेक्टर दिखलाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम ये पता कर लें कि क्या है ए का वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इक्वल टू कितना है, ये साइड ऑफ द स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है। तो एरिया कितना हो जाएगा 10 बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10 बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को एसआई यूनिट में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। क्या करेंगे इसके लिए 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बाय सिंप्लीफिकेशन हम लिख सकते हैं इसे 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इट ओबियस फॉर ऑल ऑफ यू। तो अब वेक्टर ए हमें मिलेगा, वेक्टर ए किस तरह से 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर, है ना, और मीटर स्क्वायर ना भी लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन 10 टू द पावर -2 ये लिखेंगे और आई कैरेट हम इसे दे दें, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा था कि ए वेक्टर जो है वो आई कैरेट से दिया जा रहा है, दिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जो प्लेन हम इस तरह से ले रहे थे उसका डायरेक्शन राइट साइड में जा रहा था, राइट साइड वाले एज को हमने बोर्ड में लिया था एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो अब ए का वैल्यू निकल गया। अब ई का वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ, तो एंड ई इक्वल टू वेक्टर ई इक्वल टू है 3 × 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये लिख लीजिए, ठीक है, ये यहाँ पर दिया है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, नहीं सॉरी, ये मीटर स्क्वायर फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है, इसलिए इसमें मीटर स्क्वायर नहीं होगा, इसमें न्यूटन पर कूलम भी रहने दीजिए, ठीक है, ओके। अब आइए, अब फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा। मामला तो फ्लक्स निकालने का है। फ्लक्स निकालने के लिए अब हमारे पास स्पेस को खाली करना होगा। मैं अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो मैं इसे इरेज कर दूं, ठीक है। चलिए तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। और अब हम इसे कैलकुलेशन में लाते हैं। देयरफॉर फाई ई इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का, ठीक है, सरफेस एरिया का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है। अब ई का वैल्यू लिखिए 3 × 10 टू द पावर 3 आई कैरेट, ठीक है, और डॉट यहाँ पर देंगे और ए का वैल्यू लिखेंगे 10 टू द पावर -2 और ये भी आई कैरेट,
ठीक है। अब यूनिट लिखना है तो अब यूनिट इसमें लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसमें IA और phi a इक्वल टू कहिए, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये कितना आएगा 10 टू द पावर 3 यहाँ है, 10 टू द पावर -2 यहाँ है। ये सिंप्लीफाई होने के बाद कितना बचेगा ओनली 10 है ना, तो 10 3 × 10 ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी कि 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट इज आंसर्ड। अब सेकेंड पार्ट का आंसर के लिए आइए। सेकेंड पार्ट के आंसर के लिए हम इसे इरेज करते हैं, अगर आपने लिख लिया तो लिखा, ठीक। चलिए तो अब इसे इरेज करते हैं। यस यस। चलिए तो अब सेकेंड पार्ट का अगेन यहाँ पर कह दीजिए अगेन। अब क्या कर रहा है कि वो प्लेन जो पहले YZ प्लेन के पैरेलल था, YZ प्लेन का पैरेलल का मतलब ये हुआ x एक्सिस पर परपेंडिकुलर, ये प्लेन था ना, यही ना लिए थे, तो ये x एक्सिस पर था इस तरह से। तो ये अगर YZ के प्लेन पे पैरेलल है तो ये बिल्कुल इस पे परपेंडिकुलर रहेगा, x एक्सिस पर परपेंडिकुलर। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि अब इसको परपेंडिकुलर नहीं रहने दिया जा रहा है, YZ प्लेन के पैरेलल इस प्लेन को नहीं रहने दिया जा रहा है। तब क्या किया जा रहा है, इसको टिल्ट किया जा रहा है, झुकाव दिया जा रहा है। कितना एंगल से, इतना से, ताकि इस प्लेन पर जो नॉर्मल है वो भी झुके। और कितना झुके, ऐसे इस तरह से अगर ये झुकेगा प्लेन तो फिर ये ऊपर उठेगा नॉर्मल। ये नॉर्मल इस x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना ले, तो 60 डिग्री का एंगल बना ले, ठीक है। तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए अब मैं यहाँ पर दिखला देता हूँ कि ये अगर z एक्सिस है, ये अगर x एक्सिस है और ये अगर y एक्सिस है, ठीक है। तो अब x एक्सिस को आप पीछे की तरफ बढ़ा लीजिए, ठीक है, ताकि पता चले कि ये प्रोड्यूस्ड है। और इसी एक्सिस पर हमें उस प्लेन को रखते हुए टिल्ट करना है, झुकाना है। तो आइए अब इसको हम झुकाते हैं इस तरह से, ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ, ठीक है, ठीक है, ये हुआ है ना, यस। ये प्लेन में इस तरह से झुका दिया गया था। अब जब ये प्लेन स्क्वायर का झुका दिया गया इस x एक्सिस पर, तो अब इस पर का नॉर्मल जो पहले इस डायरेक्शन में था वो किधर जाएगा, अब इस डायरेक्शन में जाएगा, एरिया का डायरेक्शन अब ये होगा। और तब अब ये डायरेक्शन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पर दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया है। तो अब आप इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लीजिए, यहाँ पर x एक्सिस से मिलेगा, यही एंगल 60 डिग्री का बनेगा। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रोड्यूस करने के बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड को ही, जो इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से भी पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, आप यहाँ से भी पास करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए और इसको यहाँ ले आइए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया यहाँ पर एक एंगल बनाएगा, वो भी 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो दोनों में से कोई काम करने का है, आपका कॉन्सेप्ट यही रहना चाहिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, एरिया जो इस डायरेक्शन में अब आ रहा है, अब वो पहले नॉर्मल था इलेक्ट्रिक फील्ड पर, अब वो नॉर्मल नहीं रहा, तो इसको अब कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में हम ले लेंगे, आई जे कैरेट वाले कंपोनेंट वेक्टर में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो नाउ अब हियर क्या होगा, ए वेक्टर को अब हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2 था ना मैग्नीट्यूड उसमें, यस। तो चलिए पहले यही लिख दीजिए, ए cos 60 डिग्री आई कैरेट और प्लस ए साइन 60 डिग्री जे कैरेट, ठीक है। ये तो आपको कॉमन लेना है, ले लीजिए। तो कॉमन लेने के बाद आप लिखेंगे cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 आई कैरेट, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 जे कैरेट, ठीक है, ये आया। अब ए का वैल्यू भी लिख दीजिए, ए कितना था 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, और तब यहाँ पर नहीं आ रहा, चलिए यहाँ लिख देता है 10 टू द पावर -2, और ये 2 कॉमन ले सकते हैं आप, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा। तो अब यहाँ अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा, आई कैरेट और √3 जे कैरेट, ठीक है, इतना हुआ। तो ये क्या हुआ, एरिया है ना। अब एरिया का फॉर्म ये हो गया। पहले एरिया का फॉर्म क्या था जी, पहले एरिया का जो फॉर्म था मैं यहाँ पर बता दूं,
यह पहले था a = 10⁻⁻2 i कैरेट, ये था। ठीक है, अब ये नहीं रहा, क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो पोजीशन भी अब नहीं रहा, पोजीशन अब प्लेन का जो था अब वो इस तरह से आ गया, टिल्ट हो गया, यहाँ से ऐसे ये टिल्ट कर दिया गया, नहीं जैसे पहले ये प्लेन था, है ना, अब इसको ऐसे कर दिया गया, तो ऐसे कर दिया जाएगा तो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल इतना बनाएगा। ठीक है, यस, तो जब बनाएगा तो इसीलिए अब वो यहाँ पर दिखला रहे हैं कि अब जब ये बनाएगा तो नॉर्मल भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाएगा वो भी कुछ और हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जितना से इसको टिल्ट किया जाएगा, इस पोजीशन से जितना इसको टिल्ट किया जाएगा, कितना पोजीशन से, इस नॉर्मल पोजीशन से कितना टिल्ट किया जाएगा? 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री करेगा तो इसके पर नॉर्मल जो होगा वो भी एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। चलिए, तो अब इतना तो आपने लिख लिया। तो लिखने के बाद अब इसको भी मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, काम तो अब हो गया, ये यहाँ मिल गया, ये पहले से मिला हुआ था ये। ठीक है, तो इसलिए न्यू फ्लक्स, अब लिखिए न्यू ई फ्लक्स फाई ई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ई वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो E का वैल्यू है 3 × 10⁻³ और I कैरेट, और A का वैल्यू है ये 10⁻²/2 और I कैरेट प्लस √3 J कैरेट। ठीक है, आइए अब ये 2 इसको ले आइए, दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 10⁻³ या 10⁻² का हिसाब कर लीजिए, कितना आएगा? 10⁻³ 10⁻², 10। ठीक, तो 3 × 10/2 यहाँ लिख लेंगे, और I कैरेट से इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए डॉट प्रोडक्ट में, तो I कैरेट का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और प्लस I कैरेट को J से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3I J यहाँ हो जाएगा। अब बोलिए I और J का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 या 1? 0। ठीक है, तो I.J का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। जब बचेगा ये 0 तो सिर्फ बच जाएगा यहाँ पर I कैरेट का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? I कैरेट का स्क्वायर का वैल्यू 1, क्योंकि ये सिंगल I है, यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब आइए, ये 2 5 तो 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये 1, तो अब कुल मिलाकर के वैल्यू आपके पास कितना आया? तो 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही ना? यस, ये आंसर हो गया आपका। देखा कितना इंटरेस्ट आया है, अगर कॉन्सेप्चुअली इसे प्रोसीड किया जाए तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। बात तो तब बनेगी जब इसी तरह से इंटरेस्ट लेकर के हम इसको भी सोल्व कर लें। तो चलिए अब इसे भी इरेज कर दिया जाए। नाउ इसको भी इरेज कर देते हैं। चलिए, लिखना मिटाना तो ये पार्ट ऑफ टीचिंग है। ठीक है, आप भी लिखेंगे काटेंगे। ओके, चलिए, तो अब आइए, अब इस न्यूमेरिकल पर हम कंसीडर करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 जो इस पर क्या बेस्ड है? ये स्क्वायर शेप पर ही बेस्ड है वो भी। तो इसको अब हम यहाँ पर फिगर बना लें। चलिए, यहाँ पर ये फिगर आप बना लेते हैं। स्क्वायर शेप का ये एरिया इस तरह से है। यस, तो अब देखिए इसको, ये फेस, इसका ये शेप बोर्ड के प्लेन के पैरेलल रखते हैं, परपेंडिकुलर रखते हैं ऐसे। बोर्ड का प्लेन इस तरफ है और इसका ही प्लेन, बोर्ड का डायरेक्शन आपके तरफ है और इस प्लेन का डायरेक्शन इस तरह रहेगा ऐसे। तो प्लेन जो स्क्वायर शेप रहेगा उसके प्लेन का डायरेक्शन अपवर्ड, और जो बोर्ड का प्लेन है उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ। ठीक है, तो अब ऐसे अगर ये प्लेन है तो इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए, और 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखना है प्लस 10 माइक्रो कूलम। ठीक, यही ना दिया है? यस, यहाँ पर यही दिया है। अब उसके बाद जब इतना दिया है तो अब इससे होकर के इसका कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है वो निकालना है। नहीं तो अब देखिए, इस चार्ज का फील्ड स्क्वायर फेस से इधर से भी पास करना चाहेगा,
इधर से भी पास करना चाहेगा, इधर से भी पास करना चाहेगा और इधर से भी पास करना चाहेगा, है ना, सभी से तरफ से। लेकिन क्या सभी तरफ से पास करने वाला, ये पूरे स्क्वायर एरिया से सभी तरफ से पास करने वाला फील्ड क्या यूनिफॉर्म होगा, वैल्यू सेम रहेगा? नहीं, यहाँ पर ये बात नहीं है। जैसे कि इससे पहले वाले केस में था, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में था, वहाँ पर क्लियर मेंशन था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पर क्लियर मेंशन था। यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। जब यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो फिर हम मानेंगे कि जो पोर्शन स्क्वायर फेस का इससे जितना ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा उसी डिस्टेंस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पास करने वाला वेरी करेगा, है ना। क्यों? इसलिए कि E इक्वल टू आप जानते हैं K टाइम्स Q बाई R स्क्वायर होता है। तो अब इस पॉइंट से इस शेप का ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है ये देखना पड़ेगा, ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है ये देखना पड़ेगा, ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है ये देखना पड़ेगा, ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है ये देखना पड़ेगा, है ना, सभी देखने पड़ेंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है। तो जब यूनिफॉर्म नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना भी बहुत सिंपल नहीं रहा। उसमें यूनिफॉर्म था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से डॉट प्रोडक्ट लेकर के वहाँ पर फाइंड आउट कर लिया गया। अब यहाँ पर वो बात नहीं है, तब फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर करने के लिए हमारे पास एक आइडिया है कि क्यों नहीं इसको बेस मान करके एक ऐसा शेप हम कंस्ट्रक्ट कर दें जो क्यूबिकल हो। जी, इस तरह से आप इसको इरेज कर लेंगे और इरेज करने के बाद यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस तरह से यहाँ पर एक क्यूबिकल शेप बना लेना है। तो क्यूबिकल शेप बनाने के लिए पहले इसको आप उठाइए, ठीक है, और इसके पैरेलल में यहाँ से भी उठाइए, ठीक है, और इसको मिला दीजिए। और मिलाने के बाद अब इसके पैरेलल में यहाँ से लीजिए, ठीक है, और मिलाने के बाद इसको यहाँ लेने के बाद फिर यहाँ से मिला दीजिए। यस, तो यहाँ से मिलाने के बाद ये हुआ, ठीक है, ठीक है। तो ये क्यूबिकल शेप हो गया। अब बोलिए कि क्यूबिकल शेप हुआ तो ठीक है, इसका एक फेस इधर हो गया, एक फेस ये हो गया और एक फेस यहाँ पर टॉप में जो बनेगा इस तरह से यहाँ से लाने पर, है ना, ये इसके सामने लीजिएगा तो एक शेप यहाँ बनेगा। कुल मिलाकर के अब देखिए मैं इसको फिर फ्रेश बना देता हूँ। ये और ये और ये, ठीक है। हाँ, इसमें आप यहाँ बैक से ले लीजिए, दिखला दीजिए ये और यहाँ पर दिखला दीजिए ये, ठीक है। एक क्यूबिकल शेप हो गया। अब क्यूबिकल शेप हो गया तो अब ये बेस था, ये जो आप डॉटेड लाइन और ये देख रहे हैं ये वही बेस है जो यहाँ पर प्लेन था, है ना, इसका बेस यही है। तो इसी के सेंटर से 5 सेंटीमीटर अप यहाँ पर, ये 5 सेंटीमीटर पर वो चार्ज रखा गया जो यहाँ था। तो चार्ज रखा गया 10 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो अब देखिए इसका फील्ड जो है अब इस फेस से भी पास करेगा, ठीक है, उस फेस से भी पास करेगा, इस टॉप फेस से भी पास करेगा और इस लैटरल फेस से भी पास करेगा और ये बॉटम फेस से भी पास करेगा, ठीक है। और ये जो फेस आप देख रहे हैं ये जो बिहाइंड है उससे भी पास करेगा, ठीक है। ऐसे आप डस्टर के हिसाब से सोच सकते हैं। डस्टर भी क्यूबिकल शेप का एक जनरल शेप है। ये 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं। तो ये फेस यहाँ सामने है, ये जो हमारे हाथ के पास है ये फेस, ठीक है, ये फेस यहाँ पीछे में, ठीक है, ये टॉप फेस यहाँ, ठीक है, ये बॉटम फेस यहाँ, ठीक है, और बीच में ठीक इसके सेंटर ये लैटरल फेस है, ये इधर। तो हर तरफ से फ्लक्स पास आउट होगा फील्ड का, ये इधर भी जाएगा, फील्ड इधर भी आएगा, फील्ड इधर भी आएगा, फील्ड इधर भी जाएगा, फील्ड उधर भी जाएगा, फील्ड नीचे भी जाएगा, ठीक है। तो फेस जो होता है स्क्वायर का वो अगर इक्वल रहे तो हर फेस से इक्वल फ्लक्स पास आउट करेगा बाय सिमेट्री। तो क्यूबिकल ब्लॉक में या क्यूबिकल कंटेनर में जो फेस होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं, एरिया वाले होते हैं ना।
तो इक्वल एरिया वाले होते हैं, तो इसलिए जितना फ्लक्स इससे होकर पास करेगा उतना ही फ्लक्स इससे होकर पास करेगा और उतना ही फ्लक्स इससे होकर पास करेगा। ठीक है, अब हमको इसमें नहीं फंसने की ज़रूरत है, अब हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है कि इस फेस से होकर के डिस्टेंस के हिसाब से कितना वेरी करता हुआ फ्लक्स पास करेगा, है ना। तो अब हमको उसमें नहीं फंसने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ अब इससे मतलब रह गया कि जो भी वेरी करता हुआ फ्लक्स पास करेगा, ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, जो भी हो, है ना, तो पास तो कर रहा है ना, इसका कोई ना कोई नेट वैल्यू होगा। तो जितना फ्लक्स इस फेस से होकर पास करेगा उतना ही फ्लक्स इसके अपोजिट फेस से भी होकर पास करेगा। कैलकुलेट हम भले नहीं करें अभी, लेकिन हम इतना तो कॉन्सेप्ट रखेंगे कि चूंकि एरिया जिसका जितना है उतना ही एरिया इसका भी उतना है, तो जितना फ्लक्स इससे पास करेगा उतना ही फ्लक्स इधर से पास करेगा, और उतना ही टॉप से और उतना ही बॉटम से, है ना। इससे पहले भी मैंने उसी को कहा था, दोहरा दे रहा हूँ मैं इसे। तो अब हम इसे क्या करेंगे, मानकर चलिए सॉल्यूशन में अब यहां पर लेंगे कि ये हमारे लिए जो क्यूबिकल शेप हुआ वो गॉसियन सरफेस का काम करेगा। ये हमारे लिए गॉसियन सरफेस हो गया, एस क्या हो गया, गॉसियन सरफेस, है ना। फ्लक्स निकालने के लिए गॉसियन सरफेस हमें मिल जाए तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो ये गॉसियन सरफेस हमने बना लिया, हमें मिल गया बाय गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम के हिसाब से अब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ए इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द इनक्लोजर। ठीक है, ये इनसाइड द इनक्लोजर क्यू हो गया। अब आपके पास क्यू तो मालूम है 10 माइक्रोकूलम, लेकिन अब आपको और क्या चाहिए, ये तो कांस्टेंट है, इससे तो आपको कोई मतलब नहीं रहा, इसका वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, इसमें मतलब नहीं रहा। कहने से मतलब ये हुआ कि इसके वैल्यू कितने हैं, कैसे निकालेंगे, इसमें आप फंसने की जरूरत नहीं समझते हैं, इसका ऑलरेडी वैल्यू आपके पास नोन है। ठीक है, तो चलिए अब इसका नोन है वैल्यू, तो अब इसको कैलकुलेट कीजिए। नाउ फाई इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, ठीक है, और क्यू कितना है 10, तो 10 ले लीजिए, लेकिन ये माइक्रोकूलम है, इसको कूलम में एसआई यूनिट में बदलना पड़ेगा। तो 10 कूलम, माइक्रोकूलम को अगर कूलम में लिखिएगा तो 10⁻⁶ करना पड़ेगा, ये इतना हो जाएगा। अच्छा, अब ये वैल्यू 1/ε0 है ना, टाइम्स इतना हो गया, तो फ्लक्स भी इतना हो गया। चलिए, तो ये इतना फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स थ्रू एन इनक्लोजर, टोटल फ्लक्स पासिंग आउट थ्रू एन इनक्लोजर, थ्रू एन इनक्लोजर से जो टोटल फ्लक्स पास करता है वो इसका वैल्यू है। यहाँ पर टोटल क्लोजर इनक्लोजर जो है ये गॉसियन सरफेस है ना, यही इनक्लोजर है। तो अब इसमें टोटल फ्लक्स जो पास कर रहा है वो इस साइड से मैंने बताया। तो अब क्यूबिकल फेस में टोटल कितने फेस होते हैं, क्यूबिकल ब्लॉक में टोटल कितने फेस होते हैं 6। तो 6 फेस से होकर के वो सारा का सारा फ्लक्स पास आउट हो रहा होगा, 6 फेस से होकर वो टोटल फ्लक्स पास हो रहा होगा, जिसमें कुछ इधर से, कुछ उधर से, कुछ इधर से, कुछ नीचे, कुछ ऊपर, इस फेस से होकर पास कर रहा होगा। लेकिन बाइसिमेट्री आप जानते हैं कि क्यूब का हर फेस इक्वल एरिया वाला होता है, तो बाइसिमेट्री फ्लक्स भी हर फेस से इक्वली पास कर रहा होगा। अगर इक्वली पास कर रहा होगा तो अब हम कह सकते हैं कि किसी एक फेस से पास करने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो इसका 1/6 टाइम, यस 1/6 टाइम्स। तो नाउ आप कह सकते हैं फाई ए 6 फेस है ना, फ्लक्स ए फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस, all the 6 faces of cube। तो आपको तो एक फेस से कितना पास करना है वो निकालना है। तो therefore the E flux through one face, कितना हो जाएगा, तो फाई ई का 1/6 टाइम्स, ठीक है। अब इसका वैल्यू लिखिए 1/6 इंटू 1/ε0 है, 1/ε0 का वैल्यू लिखना चाहे तो लिख दीजिए,
और नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। लिखना है तो लिखिए 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है। और ये 10 टू द पावर यहाँ पर कितना था 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कितना सिंप्लीफाई करने पर आएगा 10 टू द पावर माइनस 7, नो 10 टू द पावर माइनस 7 नहीं 10 टू द पावर माइनस 5, क्योंकि इसका पावर 1 है प्लस में और इसका पावर माइनस में है, तो 1 माइनस 6 लिखेंगे और 1 माइनस 6 क्या देगा हमें माइनस 5, ठीक है। तो ये माइनस 5 यहाँ लिख दिया। अब आइए तो 1/6 टाइम्स अब 1.885 जो 1/8.85 जो है ना, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए अगर छोड़ना चाहें तो ऐसे ही छोड़ दें, और नहीं तो एक आइडिया आपको देते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है, तो हम क्यों नहीं इसमें 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दें नीचे, और मल्टीप्लाई बराबर रखने के लिए ऊपर ही कर दें। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये सीधा क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लिया, और 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये दिख रहा है। चलिए अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर क्लियर लिखता हूँ, थोड़ा स्पेस ले करके। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये कर लीजिए इसको, है ना। ये 10 टू द पावर माइनस 5 इसका सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। और 1/एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ गया, 4 पाई एक्स्ट्रा हो गया। क्या फायदा हुआ इससे, अब फायदा ये होगा कि हम इसका वैल्यू इतना लिख रहे थे एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट का ना लिख करके अब कुल मिला करके हम किसका वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो अब बाई 6 करेंगे तो 2 3 जा और 3 3 जा, यही ना, तो 2 3 जा तो 3/2 हो गया। 3/2 का मतलब ये हुआ 1.5